Hi guys, welcome back to the channel and this is part 8 of our most expected questions on CIL एग्जाम सेल का जो एग्जाम है वो 24 का है। आप किसी भी पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर सिलेबस में है तो 24 अगस्त को एग्जाम है यार। और हमने कल एक लाइव सेशन में लिया था, सब कुछ डिस्कस किया था कि क्या कर सकते हो आप। ओके, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आप लोगों के कहने पे ही ये क्वेश्चंस हम लेके आए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ऑल्सो अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए एंड आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले हमने अपने चैनल जो कवर किया, मैं आपको बता देता हूँ। हमने 2020 का टेक्निकल वाला और 2017 का टेक्निकल वाला पेपर कवर किया है, फिर हमने बनाए हैं वन शॉट वीडियोस। ठीक है, आप देख सकते हो इंपोर्टेंट टॉपिक्स के। फिर अगर आपको और ज्यादा चाहिए लाइक 1400 प्लस हमारे पास क्वालिटी क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस। तो यू कैन गो देयर इन अवर टेस्ट सीरीज एंड यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट एंड यू कैन check out our test series and link is in description and pin comment, you can check out this. Okay, और ऑलरेडी हमने सीडीएस एल्गो टीओसी एंड ईएमडीएम ये सब और डिजिटल लॉजिक इनके क्वेश्चंस कर लिया हमने। आज हम करने वाले हैं सीओए के क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस करेंगे, जितने मेरा मन होगा मैं उतने कराऊंगा, बाकी के नहीं करूंगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, वहां जाके आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डेटा मुझे कमेंट कर सकते हो या कि मुझे पिंग कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो टारगेट हमेशा लाइक का 50 रखते हैं, मुझे 50 लोग चाहिए। लाइक अगर 50 मिलते हैं तो आई विल गेट मोटिवेशन टू क्रिएट सच काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिख रखा है कि कौन से टॉपिक का है, बट टॉपिक अगर आपको नहीं देखना है तो यू कैन जस्ट इग्नोर द टॉपिक नेम। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। ओके, a main memory has 2 power 16 blocks. Main memory में 2 power 16 blocks हैं and the cache memory has 2 power 8 blocks. If the cache uses 4-way set associative mapping scheme, to which set number does block k of the main memory map? Okay, तो कौन सा सेट नंबर में हमारा मेन मेमोरी ब्लॉक होगा? तो हमारे पास जो मेन मेमोरी होगी कुछ ऐसी होगी। देखो, मेन मेमोरी मतलब रैम की बात हो रही है। हमारे पास ब्लॉक नंबर 1 होगा, फिर हमारे पास ब्लॉक नंबर 2 होगा, 0 से स्टार्ट भी कर सकते हो, 3 होगा, यहाँ पे 2 पावर 16 होगा। एक रैंडम ब्लॉक हमने के चूज किया और उसका जो कंटेंट होगा हमें कहाँ पे ले जाना है? कैश पे ले जाना है, कैश पे। तो कैश पे हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? 2 पावर 8 है। ठीक है, 2 पावर 8, 1 2 3 अप टू 2 पावर 8 तक। बट यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमारा जो मैपिंग है सेट एसोसिएटिव है। मतलब क्या है? 4-वे सेट एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि 4 लाइंस मिलके, कैश मेमोरी की 4 लाइंस मिलके, ये 4 लाइन मिलके, ये 4 लाइन मिलके, ये 4 लाइन मिलके, ये बनाएंगे सेट नंबर 1। तो हमारे पास टोटल सेट कितने हो जाएंगे? टोटल सेट जो जाएंगे, टोटल सेट जाएंगे 2 पावर 16 ब्लॉक्स हैं डिवाइड बाय 2 पावर 8, सॉरी हमारे पास 2 पावर 8 ब्लॉक्स है कैश मेमोरी में, 2 पावर 8 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 4 4 रखने हैं तो 2 पावर 2 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 0.246। मतलब टोटल सेट्स जो हमारे पास आएंगे, टोटल सेट्स वो कितने हैं? 64। ठीक है, अब सेट नंबर के कहां पे जाएगा? देखो सेट नंबर के कहां पे, ब्लॉक नंबर के कहां पे जाएगा? तो फॉर्मूला होता है सेट एसोसिएटिव का और आपको मैंने बताया भी है कि के परसेंटेज नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो के मॉड 64 जो केथ ब्लॉक होगा, केथ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी होगा उससे जाएगा के मॉड 64। अगर के की वैल्यू 120 है, 120, तो जो ब्लॉक नंबर 120 होगा, ब्लॉक नंबर 120 होगा कौन सा सेट में जाएगा? ब्लॉक नंबर 120 जाएगा 120 मॉड 64। अब यहाँ से निकाल लो कितना आ रहा है, आई थिंक 56 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर। तो ब्लॉक नंबर ये सेट नंबर 56 में जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेट कितने हैं हमें पता है, सेट कितने हैं हमारे पास, कितने सेट है? 64 सेट है। ठीक है, और हमारे पास ये जो ब्लॉक नंबर 120 होगा वो कौन से सेट में जाएगा? 56 सेट में जाएगा। तो लाइक दिस इज द आंसर। तो के मॉड 64 कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट मैपिंग होती, डायरेक्ट मैपिंग अगर बोलता डायरेक्ट मैपिंग, तो डायरेक्ट मैपिंग में के मॉड सीधा के मॉड 2 पावर 8 हो जाता, मतलब के मॉड 256 आंसर हो जाता डायरेक्ट मैपिंग में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सीओए के पीओक्यू भी सॉल्व किए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था। ठीक है, चलो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी चीज वहां से एक्सेस करने में टेलीग्राम ग्रुप से। कंप्यूटर सिस्टम यूजेस डायरेक्ट कैश मैपिंग, कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट कैश मैपिंग यूज करता है। द मेन मेमोरी कंसिस्ट डायरेक्ट कैश मैपिंग, कभी मैंने बताया डायरेक्ट मैपिंग में कैसे होता है। द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 2 पावर 1024 ब्लॉक्स। तो मेन मेमोरी में 1024 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। सो मेन मेमोरी है यहाँ पे कितने हैं? एक 102 ब्लॉक्स हैं। यू कैन राइट 2 पावर 10 ऑल्सो। नंबर 0 to 123
एंड द कैश कंसिस्ट ऑफ 32 लाइंस। कैश में हमारे पास 0 से 31 तक 32 लाइंस है, 32 लाइंस है, मतलब 2 पावर 5 लाइंस है हमारे पास कैश में। मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर 307 347 मैप टू विच कैश लाइंस। तो सिंपल फॉर्मूला है के मॉड, ब्लॉक नंबर किया जाएगा के मॉड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो केथ मेन मेमोरी का जो ब्लॉक जाएगा वो कहा जाएगा के मॉड नंबर ऑफ के कैश मेमोरी ब्लॉक्स। तो के मतलब ब्लॉक नंबर कौन सा है 347, मॉड मॉड मतलब परसेंटेज, कितने ब्लॉक्स है मेन मेमोरी में 32 है, लाइन से या ब्लॉक की बात है। सो 37 हमें 37% 32 निकालना है। तो सिंपल निकाल सकते हो कि 32 इंटू 10 कितना होता है 320 होता है। तो 347 माइनस 320 यहाँ पे रिमाइंडर निकाला दैट इज 27। तो जो हमारा ब्लॉक नंबर 347 था, मतलब समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास ब्लॉक ऐसे है, ठीक है, 0 से लेके 1023 तक हमारे पास ब्लॉक है, और हमारे पास 0 से लेके 31 तक कैश की लाइंस है। अब हमारे पास एक ब्लॉक है 347, इस 347 का कंटेंट जो होगा वो ब्लॉक नंबर 27 पे उठ के आएगा। हमें पता है कि सीपीयू जो होता है वो कंटेंट लेता है कैश मेमोरी से, अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो मेन मेमोरी जाता है। तो अगर हमें 347 का जो कंटेंट रखना है, 347 का, वो हम ब्लॉक नंबर 27 में रखेंगे। वो कैसे निकालते हैं हम, के मॉड एम बोल दो, के मॉड एम बोल दो, जहां पे एम क्या है, एम है नंबर ऑफ कैश लाइंस, कैसे लाइंस, और के क्या है केथ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। और सेट वाले का तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज आल्सो नॉट दैट मच टफ, दिस इज आल्सो अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने अच्छे कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन कमेंट आउट अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको डाउट हो तो। Okay. Which memory management concept relies on the property that when a data item is referenced nearby nearby data items likely to be referenced in the near future. Okay. So हमें बताना है कि कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पे रिलाई करता है कि which memory management concept relies on the property that when a data items is referenced nearby data items are likely to be referenced in the near future. Okay. तो देखो होता क्या है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, मान लो एक हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लो से मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी मतलब रैम है, ठीक है। मेन मेमोरी कैश मेमोरी, यहाँ पे कैश मेमोरी होगा फिर रैम होगा। तो सीपीयू एक्चुअली काम कैसे करता है मैं वो समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा पूरी, मैं यहाँ पे गतिविधि जो होती है वो समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक सीपीयू है, मतलब कंप्यूटर, मतलब सीपीयू कंप्यूटर के अंदर ही होता है सब कुछ। तो यहाँ पे सीपीयू को मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज अवर सीपीयू। सीपीयू के पास छोटे छोटे क्या होंगे, रजिस्टर होंगे, रजिस्टर जहाँ पे वो कंटेंट रखता है, 1 बाइट के 2 बाइट के रजिस्टर होगी, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी होगी, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। फिर हमारे पास होगा एक मेमोरी जिसको बोलते हैं मेन मेमोरी। फिर हमारे पास एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ये होता है जो जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। सीपीयू कोई भी चीज अगर कंटेंट चाहिए तो सीपीयू क्या करेगा, रेफर करेगा, कोई भी एड्रेस भेजेगा। तो जो हमारा एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस होता है, फिर हमारे पास डेटा बस होता है, फिर हमारे पास कंट्रोल बस भी होता है, ठीक है। सीपीयू बोलेगा कि हमें मेन मेमोरी कैश मेमोरी भेजेगा, बोलेगा ये वाला कंटेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो मान लो एक्स कंटेंट चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए और एक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो सीपीयू क्या बोलेगा, मेन मेमोरी से पूछ लो। अगर मेन मेमोरी में वो कंटेंट है, ठीक है, मेन मेमोरी में है, मान लो यहाँ पे वो कंटेंट पड़ा था इस एड्रेस पे, तो वो इस कंटेंट को उठा के यहाँ पे लेगा कैश मेमोरी पे, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पोरल लोकेलिटी। कि अगर ये कंटेंट अभी यूज हुआ है तो सीपीयू हो सकता है बाद में भी मांगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैश मेमोरी में रख लेंगे, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू से क्या है, पास है। इसको बोलते हैं टेम्पोरल। ओके। हो सकता है कि बाद में सीपीयू ना इसको भी रेफर करे। तो मैं क्या करूंगा ना, ये पूरा ब्लॉक होगा, एक पूरा ब्लॉक होगा, मान लो 1 बाइट उसने रेफर किया था, मेरा ब्लॉक 4 बाइट का, मान लो मैं पूरा ब्लॉक उठा के ना इस वाले कैश मेमोरी के ब्लॉक में डाल दूंगा। तो जो नियर बाय डेटा है वो भी फ्यूचर में काम आ सकता है, उसको बोलते हैं स्पाशियल लोकेलिटी, स्पाशियल लोकेलिटी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि when a data items is referenced nearby data items are likely to be referred in the near future, that is a spatial locality। टेम्पोरल क्या होता है कि वही वाला डेटा फिर से काम आ सकता है। तो सीपीयू बोलेगा कि मेन मेमोरी से रीड करना इससे अच्छा है बार बार, जो हमारे पास बैठा बंदा ना उसको डेटा आप रख दो, उसके लाइन में लाके रख दो। कैश मेमोरी का यही काम होता है, जो डेटा नियर बाय या कि बार बार फिच होता है उसको हम रखते हैं, फ्रीक्वेंट यूज डेटा को रखते हैं, दैट इज द यूज ऑफ द कैश मेमोरी। तो यहाँ पे स्पाशियल लोकेलिटी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, which of the following directly impacts the overall execution performance
इन रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अ सीपीयू। सीपीयू के ओवरऑल एग्जीक्यूशन में परफॉर्मेंस में इन रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कौन कौन डिपेंड करता है? तो क्लॉक ऑप्शन है सीपीयू क्लॉक स्पीड डिपेंड करता है परफॉर्मेंस में, स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी एग्जीक्यूट होगा। डेटाबेस का बिट्स, यस, अगर डेटाबेस का बिट्स ज्यादा होगा तो ज्यादा कंटेंट लाना पड़ेगा और ज्यादा टाइम लगेगा, अगर कम होगा तो कम लाना पड़ेगा, तो दिस इज आल्सो डिपेंड्स। एड्रेस बिट्स का बिट्स डिपेंड नहीं करेगा, एड्रेस बिट्स का काम होता है कि एड्रेस भेजना केवल, और एक बार में वो एक ही एड्रेस भेज सकता है, डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। तो डेटाबेस के बिट पे और सीपीयू क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a microprocessor has a 32-bit address bus and a 40-bit data bus. Assume wide addressable memory, what is the maximum addressable memory capacity of its processor? Okay, 32-bit address bus है, मतलब हमारे पास जो टोटल एड्रेस पॉसिबल है, टोटल एड्रेस कितने पॉसिबल हो गए? अगर हमारे पास देखो, अगर 2 बिट का हमारे पास एड्रेस होता तो कितने एड्रेस पास होती, तो कितने पॉसिबल हो जाते? 00011011, मतलब कितने पॉसिबल होते? 4 होते, 2 पावर 2 होते। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 32 बिट है, 32 बिट है, तो हमारे पास कितने पॉसिबल हो गए? दैट इज 2 पावर 32। एंड व्हाट इज द डेटा बस साइज? व्हाट इज द डेटा बस साइज? दैट इज 34 बिट। मतलब क्या है कि ये जो हमारा है 8 बाइट है, ठीक है। मतलब समझो ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे, एड्रेस होंगे, एड्रेस मतलब ब्लॉक्स, एक ही बात है, 0 1 2 अप टू 2 पावर 32 माइनस 1, मतलब टोटल हमारे पास 2 पावर 32 ब्लॉक्स होंगे, और हर ब्लॉक का जो कैपेसिटी होने वाला है वो कितना है? 8 बाइट। उसने बोल दिया ना, डेटाबेस का बिट्स मतलब क्या, डेटाबेस का बिट्स मतलब क्या? 8 बाइट। ये कंटेंट जो होगा 8 बाइट का होगा, तो 2 पावर 32 ब्लॉक्स प्लस 8 बाइट हर एक ब्लॉक में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर करोगे आप तो 2 पावर, ये 2 पावर 32 है, ये यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, इस जगह 2 पावर 35 बाइट, ठीक है। 2 पावर 35 बाइट को आप कैसे लिख सकते हो? 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 5 इंटू बाइट, ठीक है। तो जब आप इसको हटाओगे, एक हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? केबी लग जाएगा, इसको हटाओगे तो एमबी लग जाएगा, इसको हटाओगे तो जीबी लग जाएगा, मतलब 2 पावर 35 जीबी, दैट इज 32 जीबी इज द आंसर। So 32 GB is the answer. I think it is in option number B. तो टोटल हमारे पास एड्रेस कितने हैं? टोटल एड्रेस हमारे पास कितने हैं? 2 पावर 30, टोटल एड्रेस 2 पावर 32, एंड साइज ऑफ ईच सेल बोल सकते हो, कैपेसिटी सेल बोल सकते हो, 8 है, तो 2 पावर 32 इंटू 8 कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इजिएस्ट क्वेश्चन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। Consider a magnetic disk rotating at 7200 rpm. So 7200 rpm रेट पर मिनट है, बोल रहा है ये के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। Each track contains 100 सेक्टर्स, तो टोटल सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल सेक्टर्स हमारे पास 100 है, एंड ईच सेक्टर कैन स्टोरेज 5 किलोबाइट्स। तो सेक्टर कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? सेक्टर कैपेसिटी है 5 किलोबाइट्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ दिस डिस्क? ओके, सो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, हमेशा आपको लाइफ में याद रहेगा, इन वन रोटेशन होल ट्रैक इज ट्रांसफर्ड, ओके। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हमारे पास जो ट्रैक होगा वो एक रोटेशन में पूरा ट्रैक घूम जाता है, पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो एक रोटेशन में हमें टाइम कितना लगेगा? देखो यहां से आप डेटा निकाल सकते हो। हमें फॉर 7200 रोटेशंस, हम देखो 7200 रोटेशन, 7200 रोटेशंस पर मिनट है, मतलब 7200 रोटेशंस के लिए लग रहा है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो हमें एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? एक रोटेशन के लिए टाइम कितना लगेगा? 60 डिवाइड बाय 7200, तो 0 से 0 कट हो गया, ये कितना हो गया? 6 डिवाइड बाय 720 हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई थिंक 12 इंटू 6 होता है 72, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 120 हो गया, ठीक है। मतलब हमें एक रोटेशन के लिए हम जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 1/120 सेकेंड लगेगा। और हमें पता है कि एक रोटेशन में पूरा सेक्टर घूम जाएगा, मैंने अभी भी लिखा है लाइन, इन वन रोटेशन होल सेक्टर इज ट्रांसफर्ड, मतलब इन 120 सेकेंड एक रोटेशन पॉसिबल है, होल ट्रैक विल, सॉरी मैंने सेक्टर बोला होगा, ट्रैक विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। मतलब इन 120 सेकेंड
होल ट्रैक विल बी सर्वर, मतलब इन 120 सेकेंड एक ट्रैक अगर ट्रांसफर होगा तो कितना डेटा ट्रांसफर होगा, एक ट्रैक की कैपेसिटी निकाल लो। तो एक ट्रैक में कितने सेक्टर है, 100 सेक्टर। तो ट्रैक की अगर कैपेसिटी निकालोगे, ट्रैक की कैपेसिटी निकालोगी, 100 सेक्टर से इंटू हर सेक्टर की कैपेसिटी कितनी है, 512 है। तो जो ये हो जाएगा 100 मतलब 2 पावर 9 इंटू 100 हो जाएगा, इतना बाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइट में लिखा है। मतलब इन 120 इन 1/120 सेकेंड 100 इंटू 2 पावर 9 बाइट ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया क्या? आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, देन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, इन 1 सेकेंड अगेन इन 1 सेकेंड 100 इंटू 2 पावर 9 डिवाइड बाई 1/120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो आप इन 1 सेकेंड निकालोगे, इन 1 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 100 इंटू 2 पावर 9 इंटू 120, कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना बाइट हो जाएगा। अब हमें आंसर जो दिया है वो किस में दिया है, वो चेकआउट कर लो आप। ऑप्शन आपका एमबीपीएस में दिया है, तो आप एमबीपीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको, जीबीपीएस में करना वो भी कर सकते हो। तो आप एमबीपीएस में करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से मैं 100 लिख देता हूँ, इसको 2 पावर 9 लिख देता हूँ, इसको 2 इंटू 60 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा अपना बाइट में। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इंटू 2 पावर 60 इंटू 2 पावर 10 हो जाएगा बाइट में। अगर मैं इसको हटा दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 60, ये हो जाएगा केबी में, किलो बाइट में। ठीक है, बाइट को हटा दें, किलो बाइट में हो जाएगा। अगर इसको एमबी में कन्वर्ट करना है, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप 100 इंटू 60 डिवाइड बाय आप 2 पावर 10 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा एमबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पावर 10, यहाँ पे एमबी हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6000 डिवाइड बाय 1024, तो ये लगभग 5 के आसपास आएगा। ठीक है, 5 के आसपास ऑप्शन है कोई, यू कैन चेक आउट ऑप्शन, 5 के आसपास कोई ऑप्शन होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शंस, वेयर इज दैट क्वेश्चन, ऑप्शंस। तो 5 के आसपास 6 है, मतलब 6 ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आप आई टेस्ट इंस्ट्रक्शन देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट में डाल रखे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखा आपने टेस्ट सीरीज, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन डाल रखे हैं, यू कैन चेक आउट दैट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस। 5 stage instruction pipeline operates at a clock frequency of 1 gigahertz। ओके, तो फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज दिया है। तो जो हमारे पास टाइम होगा, मतलब रोटेशन टाइम होगा, या टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड बोल सकते हो, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है तो 1/1 गीगाहर्ट्ज, मतलब 1/10 पावर 9, मतलब 10 पावर 9 हो जाएगा पर सेकेंड इन एन सेकेंड। ठीक है, so in ideal scenario with no pipeline hazard, what is the theoretical maximum throughput of the processes in terms of the instructions? तो वो वही हो जाता है 1/frequency, that is a 1 Gbps, 1 giga instruction per second, 1 giga instruction per second, मतलब 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब पाइपलाइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और मैं केवल 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा, बाकी के 5 आप सॉल्व करेंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। In a RISC pipeline architecture, which mechanism is specified, especially is employed to eliminate or minimize pipeline errors caused by read after write data hazard, that is a operand forwarding। आपने रॉ डिपेंडेंसी रीड आफ्टर राइट पढ़ा होगा, मतलब क्या है, देखो अगर मैं R1 लिख रहा हूँ और R2 प्लस R3 लिख रहा हूँ, और मान लो यहाँ पे R4 में मैं R1 प्लस R6 R5 लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर ये इंस्ट्रक्शन पहले ही रीड कर लिया इसके राइट करने से पहले, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे ना, ऑपरेंड इसको क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो कैलकुलेट करके। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज होता है रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी में। आई होप यू आर गेटिंग इट एंड यू गॉट इट। ठीक है, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा, अगर आपने गेट वगैरह की प्रिपरेशन की है, अगर आपने सीओए पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। Which IO data transfer schemes allows high speed peripheral devices to transfer data directly to from main memory with minimal intervention from the CPU? ट्रांसफर डेटा टू फ्रॉम मेन मेमोरी। ओके, डिवाइस से हम, अगर हमें पेरिफेरल डिवाइस से हमें डायरेक्ट अगर हमें ट्रांसफर करना है मेन मेमोरी में, तो हम यूज करते हैं, आपको पता होगा, डीएमए। डीएमए का काम ही यही है, मेमोरी और डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए में क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, डीएमए वाले क्वेश्चंस, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, question number 10, in which addressing mode is the operand's effective address calculated by the adding a constant displacement value to the content of the base register? ये तो दिया ही हुआ है ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग होगा इसका आंसर, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है,
Question number 11. What is the valid numerical range of signed integers that can be represented using an 8-bit 2's complement format? Okay, 2's complement का जो रेंज होता है -2 power n minus 1 to 2 power n minus 1 minus 1 होता है, तो -2 power 8 minus 1 to 2 power n minus 1 मतलब 8 minus 1 minus 1, ये हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -2 power 7, ये हो जाएगा -2 power 7 minus 1, तो ये हो जाएगा -628 to 180 128 minus 1 minus 128 to 127. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट का ये रेंज होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये सब, चलो पूरे ही करा देता हूं मैं। Which statement correctly highlights an advantage of horizontal microprogram control unit over a vertical program control unit? ठीक है, so higher degree of parallelism and faster execution correct only। ठीक है, क्योंकि इसमें डिकोडर वगैरह लगते हैं माइक्रो प्रोग्राम में, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो प्रॉफिटेबल होता है। रिक्वायर्स नेवर माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन स्मॉलर कंट्रोल मेमोरी, गलत। ये तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी है। आप अगर आपको नहीं पता ये चीज तो कंट्रोल यूनिट पढ़ लेना है। रिक्वायर्स हैवी डिकोडिंग लॉजिक, गलत। ये तो माइक्रो प्रोग्राम में होता है। इजियर टू राइट माइक्रो प्रोग्राम्स, ये तो माइक्रो प्रोग्राम्स तो हम यूज ही नहीं करते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो माइक्रो प्रोग्राम्स तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 12 के बाद 13, वेयर इज 13? 13 भी है डिस्ट्रिक्ट। ओके, which cache write policy updates both the cache line in the main memory block simultaneously during a write hit? तो ये होता है राइट थ्रू में। राइट थ्रू में क्या होता है, आपके पास कैश मेमोरी है, कैश मेन मेमोरी है। ठीक है, तो राइट थ्रू क्या बोलता है, अगर सीपीयू कोई चीज लिखना चाह रहा है सीपीयू, तो अगर इस चीज यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख दो, अपडेट कर दो। बट राइट बैक बोलता है कि आप कैश मेमोरी में लिखते जाओ, जब वो ब्लॉक भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तो फिर राइट बैक कर देना, बाद में क्या कर देना, बैक कर देना। तो साथ में किस में होता है, राइट थ्रू में होता है, बाद में किस में होता है, राइट बैक में होता है। ये आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, राइट थ्रू राइट बैक। क्वेश्चन नंबर 14, which characteristics is typical of risk reduce instruction set complex? reduce मतलब सिंपल होगा, देखो reduce मतलब सिंपल, सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स। लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स, गलत। ये तो सिस्क में होता है। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन नहीं, फिक्स्ड होता है उसमें। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड लोड स्टोर मॉडल, करेक्ट। रिस्क मतलब बहुत ही सिंपल चीज, रिस्क मतलब बहुत ही सिंपल चीज, सिस्क मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज। थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप सॉल्व इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 इज ओके। क्वेश्चन नंबर 15 चलो कर लेते हैं। The total time taken by hard disk to access data is composed to seek time, rotational latency and the transfer time. What does seek time measure? Seek time बताता है कि which track, seek time बताता है which track, तो seek time बताता है which track, ठीक है। और rotational latency बताता है which sector, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका कि seek time क्या बताता है कि कौन से ट्रैक में है। टाइम टू पोजीशन द रीड राइट हेड ओवर दैट टारगेट ट्रैक, करेक्ट। दीज ऑल आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आपके सीओए के 15 क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। और आपके लिए और मैं अभी सीएन लेके आऊंगा एंड सीडी लेके आऊंगा। आई थिंक ओएस भी बचा हुआ है, आई थिंक यही 3 बचे हुए हैं और हमने सब कुछ कर लिया। और तो 3 लेक्चर रह चुके हैं, आपका ये हो जाएगा। और फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका एक वीडियो डालूंगा अनाउंसमेंट वाला। 18th को है फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ठीक है, 18th को। तो 18th के बाद आप 18th से 21 के बीच कभी भी दे सकते हो। 18th to 24 हम इसको रखेंगे, लाइव रखेंगे, फ्री रखेंगे। यू कैन अटेम्प्ट इट लाइव एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर टीचिंग एवरीथिंग एंड इफ यू गॉट इट यू कैन लाइक इट। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए यू कैन कमेंट, यू कैन चेक आउट द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊँ वो कमेंट में बता दो, बाकी मैं लेके अपने हिसाब से ही आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।